हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में आज के हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। आज हम टोटल ऑलमोस्ट 11 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स बेसिकली थोड़े से ज़्यादा हैं बट सारे के सारे टॉपिक्स काफ़ी ईजी है, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 10 से, और ये है बेसिकली राहुल गांधी पर जो डिफेमेशन के चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर डिफेमेशन की चार्जेस लगती कब है। तो बेसिकली डिफेमेशन की चार्जेस तब लगती है जब एक पर्सन टू के खिलाफ कुछ ऐसे बात बोले, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे जिसके कारण उसकी रेपुटेशन डाउन हो। तो पर्सन टू इज एलिजिबल टू चार्ज ए फाइल अगेंस्ट पर्सन वन। अब कई बार इसे कंट्राडिक्टरी भी बोला जाता है आर्टिकल 19 से। बेसिकली आर्टिकल 19 इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम जो चाहे हमें अपनी कंट्री में बोलने की आज़ादी है, बट ये एक एक्सेप्शन के साथ आता है। हम कई सारे केसेस में बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग सकते हैं अगर हम कोर्ट के खिलाफ जाते हैं। डिफेमेशन के चार्जेस की एग्जाम्पल हम लोगों ने ऑलरेडी राहुल गांधी जी के केस में देख लिया है। अब डिफेमेशन के चार्जेस दो तरह का हो सकते हैं। एक सिविल रॉन्ग, बेसिकली इसमें कोई जेल वेल का प्रोविजन नहीं है, इसमें मॉनेटरी फाइन लगते हैं और कुछ सॉरी वॉरी बुलवा के बात खत्म कर दिया जाता है। सेकंड आती है क्रिमिनल ऑफेंस। इसमें पर्सन को जेल भी जाना पड़ सकता है, और हमारे राहुल गांधी इसी के अंडर आए हैं। अब समझते हैं आखिर इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। जैसा कि हमें पता है कि मिस्टर गांधी ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला था कि सारे मोदीज आर थीव्स, जिसे एक ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि जिन भी पर्सन के सरनेम मोदीज होते हैं वो थीव्स होते हैं। इनका कोई बेसिकली एक कोई ग्राउंड नहीं था, बट इन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को थीव्स बुलाया, जिसकी वजह से इन पर डिफेमेशन की चार्जेस लगी है। अब कोर्ट ने इन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट की सजा सुनाई थी। अब क्योंकि वो एमपी भी है तो उन्हें उनकी सीट से हटाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने वापस से अपील किया है गुजरात हाई कोर्ट में इसके ऊपर स्टे ऑर्डर के लिए। तो हम लोगों ने समझा कि इस आर्टिकल में क्या दिया गया है। आखिर में हम लोग ये समझ सकते हैं अगर डिफेमेशन की चार्जेस प्रूफ हो जाती है तो उन्हें उस पोस्ट से भी हटा दिया जाएगा, और साथ ही वो 6 साल तक के लिए अगले इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की मेजर पनिशमेंट उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 11 से, और ये है बेसिकली क्लाउड सिस्टम के ऊपर। क्लाउड हम सभी जानते हैं क्योंकि आजकल काफ़ी सारे एप्लीकेशंस ऐसे आ रहे हैं जो हमारे डेटा को क्लाउड में स्टोर करता है। अगर हम लोग बहुत लेमन टर्म में समझें तो हमारा डेटा हमारे मोबाइल स्पेस में स्टोर होने की जगह कहीं मान लेते हैं कहीं आसमान में स्टोर हो रहा है। वैसे वो आसमान में स्टोर नहीं होता, वो बेसिकली एक डाटा कलेक्शन सेंटर रहता है, तो उसे आगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर क्लाउड स्टोरेज होता क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा स्टोरेज सेंटर है जो कि ऑफ साइट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करें तो ये सारे हैं यूजर्स, कोई भी एप्लीकेशन के हो सकते हैं। वो एक सर्वर को यूज कर रहे हैं। अगर वो सर्वर को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग इंस्टाग्राम, तो उसमें वो पिक्चर्स पोस्ट करते होंगे। पिक्चर इज अ फॉर्म ऑफ डेटा, तो इन सर्वर को उन डेटा को स्टोर करना है, बट कंपनी के पास उतना टाइम नहीं होता, वो उतना इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती, तो वो हायर करती है एक थर्ड पार्टी जो कि सारे के सारे डेटा को उनके बदले स्टोर करते हैं, और इसे ही हम कह देते हैं क्लाउड डेटा स्टोरेज। तो अब हम बढ़ते हैं इस आर्टिकल में आखिर क्या बताया गया है। सबसे पहले इस आर्टिकल में क्लाउड सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न बताए गए हैं। जैसा कि हमें पता है कि कुछ दिन पहले कोविन के पोर्टल के सारे डेटा टेलीग्राम ग्रुप पर काफी इजीली अवेलेबल थे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे डेटा जो कि यहाँ स्टोर हो रहे हैं वो कम्प्लीटली सिक्योर नहीं है। कोई भी इंसान अगर चाहे, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ के डेटा लीक हो जाते हैं जो कि हमारी पर्सनल प्राइवेसी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 35% ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ने क्लेम किया है कि 2023 में उनके डेटा ब्रीच हुए हैं। अब अगली बात बताई जाती है कि ऑलमोस्ट 40% जो डेटा यहाँ स्टोर हो रही है वो काफ़ी सेंसिटिव है। इसका ये कहना है ऑलमोस्ट 68% बिजनेसेस और ऑलमोस्ट 75% ग्लोबली ये कहा जाता है। और आखिर में ये बताया जाता है कि इन डेटा का यूज़ काफ़ी सारे गलत कामों में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को टारगेट कर दिया किया जा सकता है फाइनेंशियल एसेट में, ऑनलाइन अकाउंट्स के थ्रू। तो इस तरह के कंसर्न होते हैं, और ये बताने की बिल्कुल बात नहीं है कि हमारे पर्सनल डेटा अगर किसी के पास जाते हैं तो हमारे लिए वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके बाद कुछ सिक्योरिटी मेजर की बात की गई है, जैसे कि डेटा इंक्रिप्शन, उसके बाद फिशिंग लाइबिलिटी, इन्हांसिंग साइबर सिक्योरिटी मेजर फॉर द कंपनी एंड वेंडर। कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वेंडर है जो कि डेटा स्टोर करते हैं।
जैसे कि ये है हमारे सर्विस प्रोवाइडर और ये है डेटा स्टोर करने वाले वेंडर। ऑथेंटिकेशन की बात की गई है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, जैसे कि अगर हम पासवर्ड डालते हैं उसके साथ ओटीपी भी आएगा, तो ये एक तरह का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद पुश सिक्योरिटी, क्वेश्चन आंसर, मॉनिटर अकाउंट, इस तरह के सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें की गई है। तो इस तरह इस आर्टिकल को भी हम लोग एंड करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 12 से, और ये है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से रिलेटेड। अब सबसे पहले इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 मोस्ट सीनियर जजेस इन द कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बाद आता है हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसे लेड करते हैं इनक्यूबेंट चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज। यहाँ 4 थे, यहाँ 2 हैं, और आखिर में जजेस को अपॉइंटमेंट इसी सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है। इस सिस्टम में रिकमेंडेशन की जाती है कि इसे आप जज बना सकते हो, और आखिर में गवर्नमेंट सिर्फ एक रोल प्ले करती है उन्हें अपॉइंट करने का। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है इस सिस्टम में, बट अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी कॉलेजियम सिस्टम का यही फैसला है कि इसे जज बनाना चाहिए, तो गवर्नमेंट इज बाइंडिंग टू मेक देम द जज। अब किन्हीं को भी चीफ जस्टिस बनाने से पहले 3 फैक्टर का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला है सीनियरिटी ऑफ द चीफ जस्टिस, सेकेंड है उनकी मेरिट, परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी, और आखिर में आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बट ये सारे के सारे सिस्टम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो इंटरवीन करना चाहते हैं। बट जैसा कि हमें पता है गवर्नमेंट बॉडी यानी कि लेजिस्लेचर और जुडिशियली बॉडी बिल्कुल अलग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ मना कर दिया है। बट अंडर द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एक ट्रांसपेरेंसी इसमें आई है, जिसके तहत बताया जाता है कि काफी मेजर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सारे काम को किया जाएगा, उसके बाद ही किसी को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो विद दिस वी एंड दिस आर्टिकल, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो है बेसिकली लाइटनिंग से रिलेटेड। और हमें पता होना चाहिए लाइटनिंग नेचुरल डिजास्टर के अंदर आता नहीं है। अब नेचुरल डिजास्टर के अंदर कोई भी पर्सन क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए, बट यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंटर ने लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर की तरह लिया ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका कहना है कि लाइटनिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बट अगर हम डेटा के माने तो लाइटनिंग के कारण जो डेथ्स हो रही है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 40% जो एक्सीडेंटल डेथ होती है वो लाइटनिंग के कारण ही बताई जा रही है। अब कुछ खास डेटा की बात कर लें तो ऑलमोस्ट हर साल इंडिया में 2500 इंडियन की मौत हो जा रही है ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में देखी जाती हैं, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। बिहार की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 107 डेथ इस साल ही देखी गई है ड्यू टू लाइटनिंग, और जून 2020 ऑन द डेट ऑफ 25 ऑलमोस्ट 100 पीपल की डेथ हो गई थी लाइटनिंग के कारण। आखिर में एक बहुत बड़े नंबर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1 लाख इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है ऑलमोस्ट 1967 से 2019 के बीच। तो लाइटनिंग एक मेजर कंसर्न तो है क्योंकि इसकी डेथ्स काफ़ी ज़्यादा है, बट क्योंकि इंडिया के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इसीलिए इसे अभी तक नेचुरल डिजास्टर के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें बताया जाता है कि टाइमली अलर्ट सेंड करने की ज़रूरत है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है बिफोर लाइटनिंग, ताकि वो अपने घर से बाहर ना जाए। बट हमें पता है कि रूरल एरिया में ये सारे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार फोर्सिबली या फिर मजबूरी के कारण घर से बाहर ही काम करना पड़ता है इवन आफ्टर द अलर्ट। अब आखिर में ये बात कही गई है कि स्टेट अभी भी डिमांड कर रहे हैं लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर के अंडर लाने की। कुछ और नेचुरल डिजास्टर की बात कही गई है, जैसे कि साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर के अंडर आते हैं अंडर दी SDRF। तो विद दिस वी एंड दिस आर्टिकल ऑल्सो। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो अगेन हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 15 से, और ये है बेसिकली डेंजरस हीट वेव के कारण। जैसा कि हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेटिक चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और कई सारी कंट्रीज़ ने अभी तक अपने ऑलमोस्ट नियर रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर को फेस किया है। इसमें कुछ डिटेल्स और शेयर की गई है, जैसे कि बताया जाता है कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जो ऑलरेडी एक काफ़ी हॉट प्लेस माना जाता है, वो इस संडे ऑलमोस्ट 54 डिग्री सेल्सियस टच करेगी और अभी तक की न्यू पीक को रजिस्टर करेगी। सदर्न कैलिफोर्निया में भी काफ़ी सारे वाइल्ड फायर्स देखे जा रहे हैं, और साथ में यूरोप में भी ये वार्निंग दे दी गई है कि अभी तक के सबसे तेज हीट के लिए आप लोग तैयार हैं। तो हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसा एक फैक्टर ये भी कहा जा सकता है कि ये एक एल निनो ईयर है,
जिसके कारण ये और भी बूम हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो है बेसिकली हुलू गिबॉन से रिलेटेड, और ये बेसिकली एक एप के बारे में है जो कि एंडेंजर्ड हो चुका है इंडिया में। बताया जाता है कि गिबॉन आर द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स, मतलब ये काफी तेज हैं जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इन नॉर्थ इंडिया। अभी की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो बताई जाती है इनकी वो है ऑलमोस्ट 12,000 बस। अब इनके पास भी काफी सारी एबिलिटीज है जो कि अदर एप्स के पास होती है, जैसे कि वो काफी इंटेलिजेंट है, वो पर्सनालिटी को पहचानते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड पोसेस करते हैं और इस तरह की क्वालिटी। उसके बाद ये बताया गया है कि दे आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करने की काफी जरूरत है। और आखिरी पैरा में ये क्लियर किया गया है कि जैसे पहले इंडिया में बोला जाता था कि ये दो स्पीसीज है, एक जो कि पहले कंसिडर किया जाता था ईस्टर्न होलॉक और एक कंसिडर किया जाता था वेस्टर्न होलॉक। ईस्टर्न होलॉक को जो कि बताया जाता था कि अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और वेस्टर्न होलॉक को बोला जाता था ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में, बट आखिर में ये कंक्लूजन बता दिया गया था कि दोनों ही एक ही हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 14 से, और ये है बेसिकली मंगोलिया के बारे में जो कि पाया जाता है चाइना के नॉर्थ साइड। अब इंडिया के इन कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, तो इसी रिलेशन के बारे में कुछ बातें की गई है। जैसा कि सबसे पहले बताया गया है ऑलमोस्ट 43 पर्सनल हमारे जा चुके हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए। अब ये यहाँ ट्रेनिंग के लिए गए क्यों हैं? क्योंकि इंडिया और मंगोलिया काफ़ी अच्छे रिलेशंस रखते हैं, वो मिलिट्री डिफेंस में ट्रेनिंग साथ में करते हैं और इंडिया काफ़ी अच्छा टाइज रखना चाहता है मंगोलिया के साथ। इनका बेसिक पर्पस होता है टू काउंटर टेररिज्म। इसके बाद एक और टर्म इंट्रोड्यूस की गई है जो कि है नोमैडिक एलिफेंट। ये बेसिकली एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि दोनों कंट्रीज की मिलिट्री के द्वारा किया जाता है। तो इस आर्टिकल के फैक्ट्स में बस यही बातें की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल के तरफ जो है बेसिकली रशिया और यूक्रेन के वॉर से ऑब्वियसली। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस ने कहा है कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब देंगे ताकि वो रशिया के खिलाफ उसे यूज कर सके। अब अगर क्लस्टर बॉम्ब को समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह होता है। बेसिकली एक बॉम्ब मिसाइल की तरह है। मिसाइल में क्या होता है, वो सीधा अपने जाएगा, अपने टारगेट को हिट करेगा, बट ये मिसाइल पहले ही खुल गया और सारे छोटे छोटे ये सारे बॉम्ब्स हैं, ये इधर उधर जाके स्ट्राइक करेंगे। मतलब कि अगर एक मिसाइल यहाँ गिरा है तो ये सिर्फ यहाँ हार्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके छोटे छोटे बॉम्ब यहाँ भी गिरेंगे, यहाँ भी गिरेंगे, मतलब ये एक मास बहुत लार्ज एरिया को डिस्टर्ब करेगा। तो बस क्लस्टर बॉम्बिंग के बारे में यही बातें बताई गई है। क्लस्टर बॉम्बिंग काफ़ी सारे डेंजरस हो सकती है क्योंकि ये अपने स्पेसिफिक टारगेट को हिट नहीं करता है, ये आसपास के भी लोकेशन को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए इससे किसी सिविलियन जो कि मतलब बिल्कुल निर्दोष है उनकी भी जान जा सकती है। इसीलिए ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज ने इसे बैन कर रखा है। और अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट एक कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशन साइन की गई थी जहाँ पे टोटल 123 स्टेट कमिटेड द गोल टू द कन्वेंशन। मतलब कि इस कन्वेंशन के अनुसार या फिर इस ट्रीटी के अनुसार 123 स्टेट्स ने टोटल एग्री किया था कि वो इस बॉम्ब को बैन कर देंगे, वो इन्हें यूज नहीं करेंगे। कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि चाइना, यूएसए, रशिया, इवन इंडिया भी इस ट्रीटी से बाहर है, उन्होंने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। सेकेंडली, इस बॉम्ब की और भी एक बुरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल ये बॉम्ब की टुकड़े यहाँ पे पड़े रहे और ये ब्लास्ट नहीं किए। अब आफ्टर द वॉर ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल इनोसेंट हो इसे स्ट्राइक करे और ये अचानक से फट जाए, तो एक सिविलियन की बेवजह मौत हो जाएगी। इसलिए ये बॉम्ब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और रशिया ने ये कहा है कि अगर यूएस यूक्रेन को इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब देते हैं तो रशिया के पास भी इन बॉम्ब्स की कमी नहीं है, उनके पास भी सफिशिएंट स्टॉक है इससे, वो भी इसे यूज करेंगे। अभी तक वो इसलिए यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे सोच रहे थे, इसलिए यूएस को इससे पीछे हट जाना चाहिए। अदर कंट्रीज जैसे कि यूएन ने भी कहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बोल सकते हैं कि उन्होंने ये कन्वेंशन को साइन कर रखा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो कि हम लोग बेसिकली बिल्कुल शॉर्ट में समझें तो एक सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बनाई गई है जो कि बिल्कुल मिनिमम जीन से बनाई गई थी। साइंटिस्ट का ये सोचना था कि ये बिल्कुल माइनिमल जीन से बनाई गई है, इसमें बस लाइफ है तो ये इवॉल्व नहीं करेगी, बट नेचर के आगे किसकी चली है, वो मिनिमल सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी म्यूटेट कर रही है, वो अपने आप को डेवलप कर रही है, वो अपने आप को स्ट्रांग बना रही है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी चीज़
या कोई भी जीन, कोई भी डीएनए अपने आप को म्यूटेट करते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और आखिरी आर्टिकल हम लोगों ने पिकअप किया है वो है बेसिकली कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड। अब कोरल ब्लीचिंग हमें पता है इस तरह के एक स्पाइक टाइप ये होते हैं, ये काफी ब्यूटीफुल होते हैं और ये बेसिकली समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये बेसिकली व्हाइट इन कलर होते हैं बट ये कलरफुल दिखते हैं ड्यू टू एन एल्गी कॉल्ड जूजेंथेले। अब ये करते क्या है, ये बेसिकली देते हैं अमीनो एसिड, शुगर इन रिटर्न ऑफ मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझे तो कोरल लीफ एक घर मान लेते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं एल्गी, ये कोरल लीफ ला कर देंगे मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये एल्गी जो बैठे हुए हैं जूजेंथेली, ये बदले में बना के देंगे शुगर और फिर एमिनो एसिड इस कोरल लीफ को। और इनके वजह से ही, ये इन एल्गी के वजह से ही ये सारे के सारे कलरफुल दिखते हैं। बेसिकली ये मेड अप होते हैं कैल्शियम के, जिसकी वजह से ये जनरली वाइट इन कलर होते हैं। अब ये आर्टिकल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये कोरल लीफ काफ़ी तेज़ी से मरते जा रहे हैं, ये मरते भी हैं। अब इसका रीज़न बताया जाता है बेसिकली टेम्परेचर राइज, बहुत सारी एसिडिटी या फिर ब्लीचिंग, इस तरह की चीज़ें की वजह से इनकी डेथ हो रही है और एक हम लोग ब्यूटीफुल क्रिएचर खोते जा रहे हैं। तो विद दिस वी एंड दिस आर्टिकल ऑल्सो, इस तरह हम लोगों ने आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you liked our initiative, do press the like button and subscribe to our channel. We will keep posting Hindu analysis on the daily basis. So, bye bye, see you all in the next video.